नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523860555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था सेक्शन, पॉलिटी सेक्शन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, जूनियर असिस्टेंट जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीयू सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर 4 केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। आपको बताना है किन केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में टोटल जो है 8 सदस्य निर्धारित किए गए हैं, 8 सीट निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 3 जो है दिल्ली की हैं, 1 आपकी पुडुचेरी और 4 जो है जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है किसका जो है प्रतिनिधित्व नहीं है, तो केवल जो है लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 जो है सदस्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें दिल्ली के 3 हैं, 4 जो आपके जम्मू कश्मीर में और 1 आपके पुडुचेरी हैं। यह केंद्र शासित प्रदेशों में है। और राज्यसभा में जो अधिकतम जो सीटों की संख्या हो सकती है वो आपकी 250 हो सकती है, जिनमें 238 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदस्य है, इसे भंग नहीं किया सकता है और इसके 1/3 जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष में जो है सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 साल होता है। और राज्यसभा की संरचना का जो वर्णन है हमारे आर्टिकल 80 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। कभी कभी प्रश्न पूछता है राज्यसभा में जो है गणपूर्तियों की संख्या कितनी होती है, तो यह कुल सदस्यों का 1/10 होता है, अर्थात 25 सदस्य जो है गणपूर्ति होते हैं। इनकी संख्या जो आपकी 25 होती है। और राज्यसभा का जो गठन किया गया था वह 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था। आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर वीडियो देखते रहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं आप लोग नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर जो है लक्षद्वीप का जो है कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है राज्यसभा में, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्नलिखित में किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और मातृभाषा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अंग्रेजी, हिंदी और मातृभाषा जो है यह संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है। संघ की राजभाषा जो हमारी है वह हिंदी है और लिपि जो आपकी देवनागरी है। और इसका जो उल्लेख किया गया है वह भाग 17 में जो इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। और यह जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। और विशेष स्थिति में जो है पीठासीन अर्थात संसद के दोनों जो सदन हमारे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जो विशेष स्थिति में मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की जो अनुमति दे सकता है। तो इसमें जो है विशेष रूप से हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग होता ही है, साथ में जो है मातृभाषा में भी सदस्य जो है अपना संबोधन कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और यह जो अनुमति देता है पीठासीन अधिकारी, इसका जो उल्लेख किया गया है आपका आर्टिकल 120 में इसका उल्लेख किया गया है। तो यह जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके हैं इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है किस राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। मेघालय, गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। मेघालय, गोवा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में जो है
मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में जो साथ साथ जो है दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो यहाँ पर जो पहचान करनी कोड की, तो मेघालय और नागालैंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं, अर्थात 1 और 3, और 1 और 3 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। वर्तमान में जो है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम सहित दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। बाकी जो है गोवा और अरुणाचल प्रदेश में लागू है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। NN वोहरा कमेटी के मुख्य निष्कर्ष क्या थे? आंतरिक सुरक्षा आशंका, चुनाव संबंधी अनाचार, नौकरशाही का राजनीतिकरण, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और आपराधियों का अंतर्बंधन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, NN वोहरा कमेटी के जो मुख्य निष्कर्ष था वह नौकरशाही का राजनीतिकरण था। और इसे जो है वर्ष 1993 में PV नरसिम्हा राव ने इसका गठन किया था, और इसने जो रिपोर्ट है वो 1993 में इसने रिपोर्ट दे दी थी NN वोहरा कमेटी ने। निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से ब्रिटिश किसको जो है राजद्रोह का कारखाना कहते थे? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी। ब्रिटिश जो है यह राजद्रोह का कारखाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहते थे। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना है वह 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में जो है लॉर्ड कर्जन ने इसे गंदी चीज़ तथा देशद्रोही संगठन भी कहा था, कर्जन ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना 1885 में हुई थी, उस समय जो है जो वायसराय थे वो आपके डफरिन थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। संसद के निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता? लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, वित्त विषयक विभाग से संबद्ध अस्थायी समिति, DRSC। लोक लेखा समिति में टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के आपके 7 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के 7 सदस्य हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, इसमें भी लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और 7 आपके राज्यसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं, और यह 30 जो सदस्य होते हैं यह सिर्फ लोकसभा के होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और यह सभी सदस्य जो है यह लोकसभा के होते हैं। और बाकी वित्त विषयक विभाग से संबद्ध अस्थायी समिति में जो है यह कई सदस्य आपके लोकसभा के होते हैं, 10 सदस्य जो आपके राज्यसभा के हो सकते हैं अधिकतम। और इनका जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से भारत की नागरिकता ग्रहण करने के कौन से तरीके हैं? जन्म, वंश, क्षेत्र का अधिग्रहण, समामेलन, प्राकृतिक नेचुरलाइजेशन। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। भारत की नागरिकता ग्रहण करने के जो तरीके हैं उनमें जन्म, वंश, क्षेत्र का अधिग्रहण या समामेलन और प्राकृतिक, ये चारों चीज़ों से जो है भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। नागरिकता अधिनियम भारत में जो है वर्ष 1955 में आया था, और इसके बाद जो है इसमें कई बार संशोधन भी हो चुका है। और नागरिकता का जो प्रावधान हमारे संविधान के भाग 2 में है, और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है। निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1937 में प्रथम प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस का सत्ता नहीं रही है? पंजाब, गुजरात, बिहार या मद्रास। टोटल जो है 11 प्रांत में चुनाव कराए गए थे, जहां पर जो है 8 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में रही है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा कहां पर सत्ता नहीं रही थे, तो इनकी जो सत्ता नहीं रही थी वह पंजाब में इनकी सत्ता नहीं रही थी। सिंध और पंजाब में जो है इनकी सत्ता नहीं रही थी। गुजरात, बिहार, मद्रास इन सभी जो है इनकी सत्ता रही है। और टोटल जो है 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है।
निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों के मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? साधारण बिल, धन संबंधी बिल, संवैधानिक संशोधन बिल, प्राइवेट मेंबर बिल। इसके लिए विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसे बुलाता राष्ट्रपति है, और इसका जो लेख है वो आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख किया गया है, और इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। इसमें जो है साधारण बिल है और प्राइवेट मेंबर बिल को जो है जो मतभेद होता है उसको सुलझाया जा सकता है। तो केवल 1 और 4 जो है इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया सकता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। कभी भी धन विधेयक और कभी भी संवैधानिक संशोधन बिल के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। साधारण बिल के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, और इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसमें भाग लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति चुनाव में, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो भाग लेते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भी भाग लेते हैं। इन तीनों में जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो है विधान परिषदों की जो संख्या है अपने राज्यों में, टोटल जो भारत के राज्यों में, तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। इनमें आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। आते हैं अगला प्रश्न लो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि क्या है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो अवधि है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूर्ण हो। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वह राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार जी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे भारत के। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और चुनाव आयोग की जो स्थापना की गई थी वह 25 जनवरी वर्ष 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, और यही कारण है प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और चुनाव आयोग में जो है टोटल 3 सदस्य होते हैं, 1 चेयरमैन होते हैं, 2 जो आपके चुनाव आयुक्त होते हैं। और वर्तमान में आज डेट जो है 11 तारीख है। वर्तमान में सिर्फ एक जो है सिर्फ आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और इससे पूर्व जो है जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार जी हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। और चुनाव आयोग का जो वर्णन हमारे आर्टिकल में 324 से लेकर जो है 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, और यह भाग 15 में आपके है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किस संशोधन के अधीन शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना है? 84, 86, 91 या 92? तो भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के अधीन शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बना दिया गया है, और इसे जो है आर्टिकल 21 का के तहत जो है इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको राज्य जो है मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हमारे हैं वो टोटल जो है 6 हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में ठीक है, सही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, यह एक विधिक संस्था है, यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसका विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार एक स्वतंत्र संस्था है, यह बात सही है। और यह जो है एक स्टैट्यूटरी संस्था, यह एक विधिक संस्था, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह जो है बहुसदस्यीय संस्था है, इसमें जो है एक सदस्य होते हैं, 4 जो है वो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो यह जो है एक बहुसदस्यीय संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पहले चेयरमैन बनाए गए थे वह रंगनाथ मिश्र जी थे। पहले जो चेयरमैन थे वह रंगनाथ मिश्र जी थे और वर्तमान जो है अरुण कुमार मिश्र जी हैं। अरुण कुमार मिश्र वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यह तीनों जो स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 15 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015 या 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो घोषणा की गई थी वो 15 अगस्त 2014 की गई थी, लेकिन यह योजना जो शुरू होती है वह 28 अगस्त 2014 की योजना शुरू होती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। प्रश्न दोनों प्रकार से पूछ सकता है। घोषणा पूछी जाए तो आपका 15 का सही होगा। अगर योजना जो शुरू की गई तो आपकी 28 अगस्त 2014 की योजना शुरू की गई थी। आप लोग अपने कॉपी पे जो है 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार जो है आप नंबरिंग कर लिया करिए और प्रश्न जब तक पढ़ा जा रहा है तब तक आप लोग आंसर जो है उसको अपने दे दिया करिए। बाद में इसकी व्याख्या की जाती है, आंसर आपको बताया जाता है, उससे आप लोग अपना सही या गलत जो है आप लोग कर सकते हैं। और लास्ट में आप लोग काउंट करेंगे कि 20 में आपके कितने सही होंगे। ये आप लोग डेली करते रहिए। धीरे धीरे जो है UPSC प्रीलिम्स, RO सबका जो फुल इंटरेस्ट कराया जाएगा, जिसके मूल्यांकन करने में काफ़ी आपको आसानी होगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसमें होती है? जिला न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों में। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट जारी करने की जो शक्ति होती है वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में जो है यह रिट जारी करने की शक्ति होती है। संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत जो है मौलिक अधिकार खनन होने पर आर्टिकल 32 तहत हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत जो हम लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय टोटल 5 रिट जारी करता है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, ये सभी जो है रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है ये दोनों जारी कर सकते हैं, उच्च न्यायालय भी कर सकते हैं और आपके सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। किस संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? पहला, दूसरा, 42वां या 44वां? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है हमारे संविधान में समाजवादी 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। 42वां नहीं, सॉरी, ये 44वां संविधान संशोधन था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे और इसका जो संशोधन किया गया था वह वर्ष 1978 में इसका संशोधन किया गया था और इसे जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है और इसी में जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और इसे जो है भाग 4A के तहत जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। डी ऑप्शन इसका सही है। विधायक विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किसमें आती है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्तियों में? हमारे संविधान में 42वां संशोधन किया गया था वर्ष 1976 में। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये 4 आपका 2, ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार जो पिछला बताया 44वां तो ये आपका 1978 में हुआ था। 4, 4, 8 लास्ट में 8 इस प्रकार से भी आप लोग याद कर सकते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो 42वां 76 में हुआ था और 44वां आपका 1978 में हुआ था। इसमें जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया है। जो लोग भी न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे वो लोग देख पा रहे होंगे जो बीएड वाला मामला अक्सर देखने को मिलता है यह समवर्ती सूची में ही है। इसमें जो है
राज्य सरकार भी इसके लिए अधिनियम बना सकती है और केंद्र सरकार भी जो है इसके लिए अधिनियम बना सकती है। तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। एक संघीय सूची का, जिसमें केंद्र सरकार अपना जो है अधिनियम बना सकती है, राज्य सरकार राज्य के लिए, और समवर्ती सूची के लिए जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसके लिए बना सकते हैं अधिनियम। और 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत जो है 5 विषय राज्य सूची में थे, उनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा, नापतौल, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों के संरक्षण, न्याय का प्रशासन, इनको जो है समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। एक तरफ भारतीय संविधान की विशेषता है, दूसरी तरफ जो है उसके स्रोत के बारे में बताया गया है। आपको इसे जो है सुमेलित करना है। संसद के विशेषाधिकार, आवश्यक शक्तियाँ, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन, आयरलैंड का संविधान, ब्रिटेन, कनाडा का संविधान, यूएसए संविधान। संसद का जो विशेषाधिकार है हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे संविधान में विशिष्ट अवशिष्ट शक्तियां हैं, इन्हें जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति सिद्धांत ये आपके आयरलैंड संविधान से लिया गया है, और न्यायिक पुनर्विलोकन जो आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद का विशेषाधिकार ब्रिटेन से, आवश्यक शक्तियाँ कनाडा के संविधान से, राज्य के नीति सिद्धांत आपके आयरलैंड के संविधान से, और न्यायिक पुनर्विलोकन आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंग के रूप में निम्नलिखित में से किस वाद में स्वीकार किया गया? एक के गोपालनवाद, केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्स मामला। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी केशवानंद भारतीवाद में जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंग के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। यह जो है वाद हुआ था आपका 1973 में। कई बार जो है इसको कालक्रम के अनुसार जो है सजाने को दे देता है, इसलिए इसके कार्यकाल को भी आप लोग जान लीजिए। एक गोपालन जो हुआ था वो आपका 1950 में हुआ था। गोलकनाथ वाद जो पंजाब राज्य के मध्य हुआ था आपका 1967 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स जो मामला हुआ था वो आपका 1980 में हुआ था। तो इसको डेट को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी इसे जो है कालक्रम के अनुसार सजाने को दे सकता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित करता है वो आपका राष्ट्रपति घोषित करता है। इसकी सिफारिश जो है मंत्रिमंडल करती है, और इसे जो है घोषित करने की जो शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति के पास है। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के वर्णन है। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आपका राज्य आपातकाल, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन नाम जानते हैं। तीसरा आपका वित्त आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन हमारे 352 आर्टिकल में है, राज्य आपातकाल 356 और वित्त आपातकाल आपका 360 में है। अब तक हमारे देश में जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। पहला आपका 1962 में, दूसरा आपका 1971 में, और तीसरा आपका 1975 में। 3 बार जो है हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित किए थे वो राधाकृष्णन घोषित किया था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल वीवी गिरी जी ने किया था, और तीसरा जो है फखरुद्दीन अली अहमद ने इसे जो है किया था। अब तक हमारे देश में जो है कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। तो आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।